पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर जो पोजीशन का इमोरल जो है वो मुद्दा है, वो क्यों है कि वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब करें। हम कंसीड करते हैं कि चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हिज़्ब इख्तिलाफ से होना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ के जो सरबराह हैं वो एक नैब के केसेस से दो चार है, रास्ता निकालिए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको मुनासिब समझे उसको नामजद कर दें। एंड इफ यू वांट टू बी चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइन, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड टू कीप दिस हाउस फंक्शनल, we will not obstruct. सुई इनकी अटकी हुई थी कि चूंकि नैब ने मुझे गिरफ्तार किया है, लिहाजा ये एक इनके रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर है जिसको ये हटा नहीं सकते। उससे कई गुना वजनी पत्थर खुद हुकूमती बेंचों में बैठे हुए गुजरा के सामने है। नैब का और पीटीआई का चोली दामन का साथ है। अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है जारी और सारी है, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ। कहते हैं पीटीआई का और नैब का चोली दामन का साथ है। अगर ये समझते हैं कि ये हमारा उनका साथ है तो फिर कैसा हो सकता था कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती या किसी और के खिलाफ? जो उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसके वजीर आला थे, क्या इनके ऊपर आज ये मारूम जब्बा का केस इनके ऊपर नहीं है? मैंने वहां जवाब दिया है और मैंने सबूतों के साथ खुद पेश हुआ हूं, मुझे कोई डर नहीं है। नैब क़यामत तक मेरे खिलाफ आधे पैसे की करप्शन ले आए तो मैं इस हाउस को छोड़ दूंगा बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, फाइनली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ ही होंगे। तो 100 दिन की कारकर्दगी के बाद और 100 दिन की इस जंग के बाद और 100 दिन के इन बयानात के बाद बहरहाल हुआ वही जो ऑपोजिशन चाहती थी, क्योंकि ऑपोजिशन इस बात पर डट गई और हुकूमत को, जैसे आज अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि एक यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन अच्छा यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि उनको घुटने टेकने पड़े। बहरहाल ऐवान है और ऐवान तो चलेगा और ऐवान चलाना भी है। आप जानते हैं कि अभी तक ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई सरबराह लगा था, ना उसके अलावा बाकी सब कमेटीज बनी थी और बाकी दीगर स्टैंडिंग कमेटीज के भी इशू जो हैं वो अपनी जगह पे जू के तू हैं। और हुकूमत ने बताया कि वो अवाम के लिए भलाई के लिए कुछ ऐसे बिल्स लाना चाहती है जिसकी वजह से ऐवान का चलना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, ये ऐवान का चलना, ऐवान अगर चलेगा नहीं, लेजिस्लेशन नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी के लॉज नहीं बनेंगे, दीगर लॉज नहीं बनेंगे, तो मामलात आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, अब इशू ये है कि मुज़ाकरात हुए, पहले कमेटी बनी, खैर मामला तय हो गए, अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल समझ से बाला बात है कि जो काम आपने 15, 20 दिन, 25 दिन या 50 दिन पहले आपने करना था या आप कर सकते थे, उस पे इतने बड़े बड़े बयानात देने के बाद, असेंबली में इतना शोर गुल करने के बाद आपको वही काम करना पड़ा। यही काम आप अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है, आज आपके मंशूर पर एक सवाल है और मंशूर पर आपके सवाल ये है कि आप तो नैब के खिलाफ, यानी कि जो केसेस चल रहे हैं लोगों के और जिनके ऊपर आपने बकौल आपके करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है और बकौल आपके शहबाज शरीफ पे तो 36 केसेस की तलवार लटक रही है, वही अपने बड़े भाई के कारनामों का ऑडिट कैसे करेंगे? तो आपने इसका एक बीच का रास्ता निकाला कि एक सब कमेटी बना दी। अब सब कमेटी के क्या रूल्स होंगे, उनके पास क्या होगा, लेकिन पब्लिकली बहरहाल आपको ये सेटबैक हुआ। ये सेटबैक क्यों हुआ, इस पर बात करते हैं। दूसरा, आज चीफ जस्टिस के हवाले से भी जरा बात कर लें। उन्होंने, आप जानते हैं कि थरपारकर का दौरा किया था
और वहां पर कल तो वो दौरा करके वापस रवाना हो गए, लेकिन आज जो है उन्होंने इदारों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा हर चीज में हमें बात करनी पड़ती है, खुदारा ये इदारे आखिर खुद से काम क्यों नहीं करते, और वाकई उनकी बात ये सच है। मैं तो ये तो ओपनली मैं कहती हूँ कि आई एम हिज बिगेस्ट फैन, तो अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे। कल उन्होंने पानी पिया, उन्होंने कहा मैंने पानी पिया, पानी साथ भी टेस्ट करने के लिए ले आया हूँ। अस्पताल के अंदर जो सहूलियात थी उससे वो ज्यादा खुश नजर नहीं आए, और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने एक घूंट भी पानी नहीं पिया। अगर मिट्टी का पानी इतना साफ है और हमारे चीफ जस्टिस पी सकते हैं, तो मुराद अली शाह भी एक दो घूंट पी लेते तो कोई कबाहत ना होती। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान को 2,94,00,000 एफबीआर में जमा करवाने का फौरी तौर पर हुक्म दिया है, और एफबीआर की भी सरजनिश की है और कहा है कि बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक केसेस हैं और हमशीरा मुलविस हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या हर चीज में हमें ही मदाखलत करनी पड़ेगी? लोग कहते हैं नैब और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है, ये कैसा गठजोड़ है? और आखिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे इतना बड़ा यू टर्न सिर्फ जमहूरियत के मफाद में? ये तो कह रहे थे कि जमहूरियत चलने देंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बात वही आ गई कि जब ऐवान यही रहेगा तो कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अताउल्लाह खान साहब कौमी असेंबली के रुकन है, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मेंबर हैं, और सैयद आगा रफीउल्लाह साहब मेंबर है कौमी असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर गौस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। अपोजिशन डटी रही और आखिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छा यू टर्न लेने पड़ा आपके बकौल। आप कह रहे थे ना हमेशा ही यू टर्न लेते हैं, तो आज तो आपने इनसे असेंबली के अंदर एक पक्का यू टर्न करवा दिया। तो अब तो वो वर्ड इनका भी फेवरेट हो गया, वो कहते हैं मुल्क के मफाद में कितने भी यू टर्न हो खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा हुआ जी, एक अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ जी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा जो है जो सिस्टम जो एक किस्म का ब्लॉक हो गया था, पार्लियामानी सिस्टम जो चल नहीं रहा था, कोई असेंबली में सिवा लड़ाई झगड़े के कोई काम नहीं हो रहा था। बेशक। अब अलबत्ता ये होता है कि सिस्टम शुरू हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी बन जाएंगी, चेयरमैन बन जाएगा, कमेटी बन जाएगी, बाकी कमेटियां बन जाएगी, और कानून साजी और दीगर जो मामलात है वो शुरू हो जाएंगे। जो भी इशू होंगे, आवाम की भलाई की जो भी इशू होंगे, वो एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। अभी तो ये तय हो गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन शहबाज होंगे। दूसरी कमेटियां बनने में अभी 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी तो ये सब स्पीकर की तरफ से मेंबर्स को एक फॉर्म दिया जाएगा कि आप किस किस कमेटी के बनना चाहते हैं, ठीक है, आपकी कौन सी कमेटी है, फिर उस पर वो फिर स्पीकर भेजें, फिर स्क्रूटिंग होगी, फिर इसमें 1.5-2 माह या 2.5 माह और लग जाते हैं। मतलब अभी कानून साजी शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती? कानून साजी इमीडिएट कोई भी हो तो जो इमरजेंसी है जो वो तो शुरू हो सकती है, किसी वक्त भी होती है, तो ऐवान से हो सकती है, लेकिन मिन्यूटली देखने के लिए स्टैंडिंग कमेटीज में भेजा जाता है। तो स्टैंडिंग कमेटीज 1.5-2 महीने में बन जाएंगी तो वो चलिए काम शुरू हो जाएगा। तो आप खुश हैं? हम खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि जमहूरी सिस्टम को जो खतरात लाक थे या एक डेड लॉक था जो कि अच्छा शगुन नहीं था, क्योंकि सियासतदानों पे बहुत आवाम की तरफ से, इदारों की तरफ से एक किस्म की तंज आ रहा था कि जी देखो जी इकट्ठे बैठ नहीं सकते, कोई मसले का हल नहीं निकाल सकते। तो एक अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ और इस चीज को रियलाइज किया। ठीक है, और एक मैप पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लें। आगा साहब, आप बताइए कि मामलात तय हो गए? पहले तो सुना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ साहब पे राजी नहीं थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग भी शहबाज शरीफ साहब के नाम पे राजी हो गए? नहीं, हम वेरी फर्स्ट डे से इसी बात पे थे कि हमें किसी पर्सनैलिटी के ऊपर बात नहीं थी। अच्छा। हमने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, और उस पर हमारा पहले दिन से एक ही मौकफ था जी, और आखिर तक। बाकी रहा खुशी की या गमी की बात नहीं है, अफसोस इस बात का है कि ये पीटीआई या गवर्नमेंट जो है, ये अगर यही इनका तरीका अंदाज रहा जी, तो कौम और मायूसी की तरफ जाएगी, और इससे कोई अच्छा
इनकी तरफ से जस्टर नहीं आता। नहीं, ये तो अच्छा जस्टर आ गया ना, आज इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इतनी बड़ी बात पर, जिसके ऊपर ये इतना शोर मचा रहे थे कि इन्होंने कहा कभी भी नहीं लगने देंगे और कभी भी नहीं होने देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है इनका। नहीं तो फिर इतना डिले क्यों किया? ओके, गुड पॉइंट। मुशावरत कर रहे होंगे ना? किससे? इन्होंने बिठाया? अब देखिए आगा साहब, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं तो जवाब नहीं दे सकती, लेकिन अताउल्लाह खान साहब जरूर इसका जवाब दे सकते हैं। अताउल्लाह खान साहब, ये तरीके इंसाफ ने अगर ये करना ही था तो फिर आप ये सही बात है ये पूछ रहे हैं कि पहले किस चीज का आप इंतजार कर रहे थे और किससे मुशावरत कर रहे थे? बाय द वे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, ये जो फैसले होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि ये रातों रात किए जाते हैं। ये बड़े इन पे हमारी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें हर शख्स की अपनी एक राय है और कंसेंसस पैदा करना होता है, इस पे सबकी राय लेनी होती है। तो आज मुल्क की मफाद में मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। जो पार्लियामेंट है उसका वकार बहाल हुआ है और इंशाअल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। बुनियादी हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि किसी तौर पर, किसी सतह पर जो एहतसाब हो रहा है वो एहतसाब इससे मुतासर ना हो, हमारी कोशिश ये थी। अब उसके नीचे आपको जैसे इल्म है कि एक सब कमेटी बना दी गई है, तो जो पिछले मामलात पिछली गवर्नमेंट के वो देखेगी। बहरहाल हम समझते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरे दोस्त जो है वो बार बार ये कहते हैं कि जी पीटीआई नेब जो है वो इस्तेमाल हो रहा है या नेब जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो अगर नेब जो है वो एक ठीक इदारा नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि ये जो पिछली हुकूमतें थी या ये 30-35 साल जो हुकूमत में रहे, ये नहीं बना सके इदारे को। तो अभी पीटीआई से इनकी ये तवक्को है, तो ये हमारे लिए बायस फख्र है। हम समझते हैं कि हम इंशाअल्लाह बना के देंगे, लेकिन ये अब वाजे हो रहा है कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नेब को इस्तेमाल किया है, जो आज ये तवातुर के साथ कहते हैं कि जी नेब कार्रवाई कर रहा है, नेब लोगों को ऐसे पकड़ दकड़ हो रही है। तो इनको ये सोचना चाहिए था कि आपने इस इदारे को बनाने देना था। आज पीटीआई वाले, आप ये गिला नहीं करते कि पीटीआई वाले हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जबकि हमारा मानना ये है कि हमारे बहुत सारे वजीर हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो बहन है वो हाजिर हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है उसको, या कोई और। तो मेरे ख्याल से इदारे आजाद है और हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। इंशाल्लाह ना होगा, इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये कमिटमेंट है कि हमारे लोगों के खिलाफ अगर फैसला आता है, कोई कार्रवाई होती है, तो हम जो आज जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान में खड़े होकर ये कहा कि परवेज खटक पर जो इल्जामात हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? देखे, परवेज खटक साहब की बात को जो है ये बड़े गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। अच्छा। वहां पे कोई करप्शन की बात नहीं हो रही है कि वहां पे करप्शन की गई है। वहां पे ये हो रहा है कि हुकूमत को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको नुकसान दिया गया है। परवेज खटक साहब ने इसकी वजाहत भी की और परवेज खटक साहब जो है वो सबूतों के साथ गए हैं, नेब में भी गए, हर जगह गए, उन्होंने अपने सबूत पेश किए हैं और खुद को डिफेंड करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई फैसला आता है या कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई उसमें मसला नहीं है, वो कोई रुकावट नहीं बनेगी, कोई रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है, तो सेनेटर साहब फिर क्या मसला है? आप भी नैब को भुगत रहे हैं, वो लोग भी भुगत रहे हैं, तो ये तो एक ऑटोनमस इदारा है, फिर गठजोड़ का क्या मतलब है? और आप कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, मतलब है और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आतिफ खान को बुला लिया है, महमूद अली दुरानी को बुला दिया है, अलीम खान साहब अपने पेश हो रहे हैं, परवेज खटक पेश हो रहे हैं, तो और कौन कौन आप चाहते हैं पेश हो नैब के सामने? जैस्मीन, आप आज जो कौमी असम्बली में ये बात हुई कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब पे नैब के केसेस हैं जी, तो इसलिए उनको अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। जी, ये बात दुरुस्त है आपकी। हमारा ये वर्जन था कि अगर वजीर दिफा और साबिक वजीर आला KP के परवेज खटक साहब पे अगर इल्जाम है, मालूम जब केस है और वो अगर उन पे भी केस है, तो वो अगर वजीर दिफा बन सकते हैं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन से वो बड़ा होता है। अगर वो वजीर दिफा बन सकते हैं तो फिर शहबाज शरीफ क्यों नहीं बन सकते? ठीक है। शहबाज शरीफ साहब को जो अभी पिछले दिनों जो
कोर्ट में पेश हुआ तो साहब अदालत ये फैसला लिखा, उसमें ये लिखा कि नैब जो है अशियाना केस में शहबाज शरीफ साहब को कहीं भी गुनहगार साबित नहीं कर सकी, इनके खिलाफ कोई बेनिफिशियरी साबित नहीं हुई। ठीक है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्द वो बाहर आ जाएंगे और बेल हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं नैब का कानून होना चाहिए। तो अताउल्लाह साहब, मैं मौकिफ समझ गई हूँ, एक सेकंड रुकिएगा सेनेटर। अताउल्लाह साहब, इनका मौकिफ ये है, वो ये कह रहे हैं कि आपने एक वावेला मचाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंसान एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो नैब के 36-32 केसेस के तले दबाओ या चले एक भी केस के नीचे दबाओ। अब वो ये कह रहे हैं कि परवेज खटक पर भी ये कानून क्यों नहीं लागू होता, वो कैसे दिफा के वजीर हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल परवेज खटक साहब वजीर दिफा है, इस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है, तो वो भी अपोजिशन में बैठे हुए अपोजिशन लीडर है। अगर नेब उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, अगर नेब इसको गिरफ्तार करती या कोई और होती तो जाहिर है वो नहीं होता। हमारे बहुत सारे लोग जो है, बाबर अवान साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो जो इतना जरूरी हो कि वो इस्तीफा दे या उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे दोस्त कहते हैं कि जी हमारे उसमें कोई करप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो डर और खौफ किस बात का है? हम तो आपको बरमला कहते हैं कि भाई हमारा कोई वास्ता नहीं है, नेब एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, आप लोग इसको चलाते रहे, आपने चेयरमैन इसका मुकर्रर किया है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। हम कहते हैं कि जी जिसने भी पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जिसने भी करप्शन की है, जिसने इस मुल्क के गरीबों का हक खाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा ना हो कि वो बच जाए। ये जो कमेटी में इतनी ताखीर हुई है, इसकी बुनियादी वजह यही थी, लेकिन चूंकि आपको पार्लियामेंट को चलाना है, हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है तरक्की करे, ये मुल्क आगे बढ़े, और इसका इसमें बुनियादी किरदार जो अदा करना है वो पार्लियामेंट ने अदा करना है। यहां से हमने कानून साजी करनी है, तो इस कानून साजी के लिए जो हम बेहतर फैसला हम चाहते हैं कि मुल्की मफाद में ये हमने एक बेहतर फैसला किया है। आप लोगों को भी नैब से तो एतराज है, लेकिन वो क्या एतराज है? जैस्मीन, एक मिनट, मैं एक मिनट बात कर रहे हैं, पहले ये कंप्लीट कर लें। जी ओके जैस्मीन जी, सेनेटर साहब फरमा दें। हमारा ये इख्तिलाफ है कि देखो शहबाज शरीफ साहब पे अभी केस साबित नहीं हुआ, ठीक है, इनको फिर क्यों 62 दिन जेल के अंदर रखा गया जबकि परवेज खटक बाहर हैं? सर वो इसका जवाब कैसे बुखारी पे भी उतरा केस है, बाबर अवान पे रेफरेंस दायर है, वो 40-50 वकील लेके अदालत चले जाते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। बाकी अलीम खान फिर रहे हैं, सारे बाहर हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको क्यों पकड़ा जाता है? ठीक है, जाके हम चाहते हैं एहतसाब हो, लेकिन लोगों को नजर आए, इकरार सा बोर्ड हो, एक यूनिटी नजर आए। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, और पाकिस्तान के अवाम अगर हमारे साथ खड़े हैं, वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती है। तो को इतनी नैब की इस चीरदस्ती के बावजूद अगर अवाम हमारे साथ खड़े हैं, उसका मतलब यही है कि लोग समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर लोग हमें मुजरिम समझती, अगर नैब सिर्फ मुजरिम पे हाथ डालती तो लोग कभी भी मुजरिम के साथ खड़े नहीं होते। तो आप कह रहे हैं नैब शरीफ लोगों पे भी हाथ डाल रही है? अच्छा, इसका मैं ये जवाब दूंगा। आगा साहब को बोलने देना, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। जी सर, मैं सिर्फ आधा मिनट, ठीक है। मैं ये केसेस जो है परवेज खटक साहब पे और बाकी लोगों पे, ये क्या पीटीआई के दौर में ये हुए? ये पहले से थे। अगर इन्होंने गिरफ्तार करना था तो ये गिरफ्तार कर लेते, किसने रोका था इनको? असल में तो ये गिरफ्तार कर लेते, बोर्ड अपना खत्म कर दिया। असल में बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि ये इदारा हमारा नहीं, ये एक डिक्टेटर का इदारा था, और जिस तरह इन्होंने कहा कि इसको आप सही कर लेते, बात ये है कि हमने इस इदारे को नहीं बनाया। इस इदारे, ये एक डिक्टेटर की पैदावार है, और ये बनाई इसी काम के लिए था। फिर खास तौर से इसका हमेशा हम शिकार रहे हैं। ठीक है। अभी भी जो हमारे साथ होने जा रहा है, और जो कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात हो तो वो ला के ये कोई भी इलाके में कोई भी किसी जगह इनका बस नहीं चलता कि इलाके में कोई थाने में चोर पकड़ा जाए, वो भी पीपल्स पार्टी पे डाल दे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इनका जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से आपने इनकी परफॉर्मेंस देख ली ना, यही परफॉर्मेंस इनकी तमाम चीजों में है। नैब में आप देखें कि जब बैठ के बात करते हैं आपके वजीर इत्तलात, वो कहते हैं कि जी फलाने की बारी। अब 2 दिन पहले हाउस में ये कह रहे हैं कि किसी साहब ने बात की तो इन्होंने कहा अब इनकी बारी है, अब फलाने की बारी है।
ये ख्वाब आपको कहाँ से आते हैं? ये आप इदारों की सर इन्होंने मंजूर वसान साहब से तो ख्वाब नहीं सीख लिए, देखना बस ऐसा ही कुछ लग रहा है ना, क्योंकि मंजूर वसान साहब लेकिन अच्छे ख्वाब देखते थे, ये डरोने ख्वाब देखते हैं ये डरावने ख्वाब देखते हैं। अच्छा ठीक है अताउल्लाह खान साहब, ये वैसे बात इनकी दुरुस्त है, मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे अभी कल की ये बात है, आपके एक सीनियर वजीर हैं, अब तो वो फेडरल मिनिस्टर हो गए हैं, मुराद सईद साहब, उन्होंने फरमाया मुझसे 7 लोगों ने, वो इसी ऐवान में मौजूद है, मुझसे 7 लोगों ने एनआरओ मांगा। आप फेडरल मिनिस्टर, आपका क्या एनआरओ दे सकता है? मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, क्या मतलब था उनका इस बात से? ये तो बहुत बड़ा बयान है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने दिया, बल्कि ये ऑपोजिशन पार्टीज को पूछना चाहिए था, बल्कि पीपल्स पार्टी पहले इसमें जवाब दे। आगा साहब आपने पूछने की कोशिश की कि वो कौन लोग हैं, आप लोगों ने तो नहीं मांगा? पहले ये कंफर्म कर लें कि क्या मांगा है उनसे एनआरओ। बात ये नहीं तो अब एनआरओ वो किस अथॉरिटी है, वो कौन सी अथॉरिटी है कि उनसे एनआरओ मांगेंगे और वो एनआरओ दे देंगे? या तो वो हिम्मत करते, एक सियासी वर्कर का किरदार अदा करते, बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस उस बंदे को शो करते ताकि हर आदमी अपनी पार्टी में ये काली बेड़े नजर आ जाती और चीजों को ओपन करे। देखे ना, ये फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी अहम बात उन्होंने की है जी। तो अब आप कह रही हैं कि हमें, मुझे तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज की वजाहत उससे तलब करती कि आप शो करें ये नाम, ये कौन लोग हैं कि पार्लियामेंट में बैठे भी हैं, वो हो सकता है पीटीआई के, क्योंकि पीटीआई में तो दर्जनों लोग हैं जो नेबजदा है, तो एनआरओ ये तो उन्होंने कहा ना ऑपोजिशन के। अताउल्लाह साहब ये कौन लोग हैं? बिल्कुल कौन लोग हैं जी? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे भाई ने कहा कि एक डिक्टेटर का इदारा था। मैं देखे, अगर ये डिक्टेटर का इदारा था तो पिछले 2008 से 2013 तक इनकी गवर्नमेंट रही, फिर 2013 से 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट रही, पूरी 18वीं तरमीम को यानी इन्होंने कर दिया, उसमें आइन को पूरी चेंज कर दिया, तो इसको भी ये कर सकते थे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, तो ये मिलके कर लेते। अच्छा, दूसरी बात, मुराद सईद साहब को मैं जानता हूं, जाहिर है वो तहकीकात हो रही है, उनके पास बहुत सारी चीजें आई हैं एनएचए के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, तो लोग गए होंगे, मैं जानता हूं वो ऐसे वो नहीं बोल रहा है, लोग गए होंगे कि जी हल्का हाथ रखे, इसलिए कि मसाइल तो उनको अपना पता है। और दूसरा नहीं वो देखें अगर वो नेब उनके, देखें नेब अगर आजाद है और अगर नेब के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है तो वो कैसे हल्का हाथ रखेंगे? जी बिल्कुल, कैसे हल्का हाथ रखेंगे? वो कौन किस कैपेसिटी में हाथ हल्का भारी रख सकते हैं? यानी कि आपके, अच्छा इससे सर ये फिर हमें पता चलता है कि इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कहकर किसी को भी अंदर और बाहर करवा सकते हैं जाती ताल्लुकात में। इसका मतलब ये है कि इस पे काम मुराद सईद साहब ने किया है। इससे पहले ये होता था कि अगर किसी ने इस पे कोई काम करते, कोई ऐसी चीजें सामने आती तो वो उसको दबा देते थे। अच्छा। तो मुराद सईद साहब पहली दफा उसको सामने लेकर आए हैं, तो ये चाहते हैं कि वो चीजें सामने ना आए। इसका मतलब ये है वो प्राइम मिनिस्टर सर मुराद सईद ने किस चीज पे काम किया? मैं मुराद सईद ने उसके दायरे में जो करप्शन हुई है उस पे काम किया है। अच्छा। मुराद सईद जी उस पे काम किया है, तो उसमें बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जी इसको आप छोड़ दें, तो मुराद सईद साहब अगर नाम बताने का टाइम आएगा तो शायद वो नाम भी बता दे। मैं एक और बात की तरफ आपकी, जो ख्वाब की बात हुई, देखे सर ये ब्रेक ले लेते हैं फिर ख्वाब की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा लेने दीजिए। वेलकम बैक जी। अताउल्लाह खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ख्वाबों के हवाले से? जी मैं ये कह रहा था कि ख्वाब इसलिए हमें आते हैं कि जो ये बेनामी अकाउंट्स निकल रहे हैं। अच्छा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसपे हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और ये कौन करने वाला है। फर्ज करो अगर सिंध में ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बारे में तहकीकात करे कि भाई ये पैसा कहां से निकल रहा है, किसका था, किसके पास गया? नहीं सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये नहीं है। बच्चे को भी पता होता है कि अब क्या होने वाला है। तो ख्वाब के बारे में मैं ऐसे कह रहा था, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर ने कहा वो यही कहा, हमें ये पता होता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। अगर आप कराची से निकलते हैं बाय रोड पेशावर के लिए तो रास्ते में हैदराबाद जरूर आता है, तो आपको पता है कि हैदराबाद आ गया, इसीलिए हमें पता है। सिंध गवर्नमेंट का बेनामी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, न सिंध गवर्नमेंट उसके चेक कर सकती है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं, बात यह है कि मैं पहले भी जिसमें आपकी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि बेनामी अकाउंट्स के ऊपर आप लेके आए एक डिबेट
जो आपने अकाउंट्स पहले पकड़े हैं या आज तक पकड़े हैं, उनको देखें कितना टाइम लगता है वो शो करने में कि ये किन किन लोगों के हैं। ठीक बात है। बात ये है कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले क्यों नहीं पकड़े? फिर वही बात कर रहे हैं, मैं आज से पूछे पहले क्यों नहीं पकड़ेगा ये? नहीं, लेकिन वो कैसे बताएगा ये तो सर? ये कितने अरसे से ये सारा मामला चल रहा है? मैं आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इशू क्या है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है, और वो कहीं भी, चाहे अताउल्ला साहब खरीदें, चाहे कोई भी खरीदें, चाहे मैंने खरीदी हो, उसकी मनी जो है वो जो शो होती है डॉक्यूमेंट्स में, वो 25 लाख रुपए शो करते हैं, तो और बाकी 75 लाख रुपए फालूदे वाले अकाउंट में जाते हैं। चाहे वो अताउल्ला साहब बिजनेस कर रहे हो कराची में, पाकिस्तान में, चाहे मैं कर रहा हूं। आप निजाम बेहतर करने की बात करें, आप अकाउंट, और दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है, आप उसके पीछे भी जाएं और फाइनल जाएं, ताकि अभी तक जितने अकाउंट आपने पकड़े हैं 10,000, 20,000, 30,000 अकाउंट्स, किसी एक का नाम तो बताएं कि उसके पीछे है कौन। आप फिर फालूदे वाले बेचारे, टैक्सी वाले बेचारे, रिक्शे वाले बेचारे का हार्ट अटैक करवाते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? अताउल्ला साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पे? अच्छा जी, देखिए, ये हम तो नहीं कह रहे कि जी फलाने के अकाउंट से निकला, ये तो आपको पता है। नहीं, हमें क्या पता चला? ये तो आपने इन्वेस्टिगेशन की ना। पकड़े जा रहे हैं तो ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई की गवर्नमेंट एफआईए तो एफआईए कर रहा है। एफआईए कौन है? अब बात ये है, अगर ये एफआईए कौन है, ये कह रहे हैं एफआईए कौन है, इसका मतलब एफआईए भी पीटीआई। नहीं, एफआईए प्राइम मिनिस्टर के मातहत तो है ना इदारा इस वक्त, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एफआईए प्राइम मिनिस्टर के मातहत है। ये मेरे भाइयों का मकसद ये है कि ये सारे इदारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे चलते हैं। वो कहते हैं ठीक करे, ठीक करते हैं, वो कहते हैं गलत करे, गलत करे। इसका मतलब ये है कि आपने किसी इदारे को ठीक नहीं किया, आपने ऐसे ही चलने दिया, आपने इसको इस्तेमाल किया। अब पीटीआई करने जा रही है, इंशाल्लाह किसी कोई जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह मैं असेंबली में सुनता हूं कि जी एहतसाब होना चाहिए, खाकान अब्बासी साहब बार बार कह रहे थे एहतसाब होना चाहिए, लेकिन की मुझे समझ नहीं आई कि लेकिन कैसे होना चाहिए। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है ठीक है, अगर हमारे खिलाफ केसेस थे, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ उस लेकिन की वजह। इनके नजर में अकाउंटेबिलिटी ये है कि लोगों की पगड़ी उछालें, लोगों को जलील करें, लोगों को बेइज्जत करें। हम उस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि आप पहले मुझे, जब मेरे पे कोई इल्जाम लगा है, मेरे खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद मुतल्लिका जो कोर्ट्स हैं, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, उसमें जमा करवाएं, वहां से मेरे खिलाफ फैसला करवाएं और पूरी कौम देखे और जेल का रास्ता मुझे दिखाएं। उसके बाद फिर मेरे पास रास्ता है हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट या तीसरी कोर्ट, दुनिया देखेगी। यहाँ आपने उठा के एक लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने क्या मतलब सर, आपने उठाया, आपने क्या मतलब? यार वो कोई स्ट्रीट क्रिमिनल था? क्यों वो कहीं भाग रहा था, छुप सकता था? क्या प्रॉब्लम थी आपको? आपके 2 दर्जन वजीर जो है वो घूम रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं मिनिस्ट्रियों पे, और वो सारे केसेस को जो है उसको कोई छेड़ नहीं रहा है। आप उनको भी अंदर करें, सेम सिचुएशन उनको भी करें, फिर मजा आए। इन्होंने बाजी में यही कुछ किया, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया, जरदारी साहब को जेल में रखा। ठीक है, हम बार बार ये कहते हैं कि जी नेब हम नहीं करवा रहे, नेब कर रहा है, और हमारे कोई सुनवाई नहीं है नैब में, आपकी कोई सुनवाई नहीं है नैब में, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 जैस्मीन साहब। जी सेनेटर साहब। हाँ जैस्मीन साहब, मैं ये पहले एक बात हुई एनआरओ की जी, कि एनआरओ जी 7 बंदों ने एनआरओ मांगा है मुराद सईद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का। आपको याद होगा कि 7 दिन पहले या 10 दिन पहले इमरान खान साहब ने जब 6-7 एंकर्स को बुलाया तो उसमें एक एंकर हामिद मीर थे, तो उसने कहा जी आप कहते हैं कि एनआरओ हुकूमत कहती है कि ना, अपोजिशन कहती है या नवाज शरीफ कहते हैं हमने एनआरओ किससे मांगा, खान साहब बताएं। तो खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था, खान साहब यहाँ बैठ शें कर दिया, उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। तो ये कहना मुराद सईद की ये बड़के मारे क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा, वो भी आज हमारे पे बात करते हैं। देखो ये तो उस वक्त ये भी कह रहे थे ना कि 10 साल नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं गए,
वो तो 10 साल सऊदी अरब गए, वो भी नहीं मान रहे थे कि जी नारो हुआ है कि नहीं हुआ है। जब वापसी था तो फिर आखिर में मान लिया। दूसरी बात नहीं है कभी भी। एक सेकंड, दूसरी बात हुई, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपकी ठीक है सेनेटर साहब, इसको पूरा कर दें बात को। हामिद मीर साहब ने उनसे वाज़ेह सवाल ये बात करते हैं, दूसरी ये बात करते हैं कि जी फलूते वाले के अकाउंट से जो इतने पैसे निकल आए या किसी धोबी के अकाउंट से निकल आए, हम ठीक है, अगर जिसके वो अगर निकले हैं तो आप पकड़ेंगे, उसके पीछे कौन है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जहांगीर तरीन के धोबी के अकाउंट से या जहांगीर तरीन के मालिक के अकाउंट से या जहांगीर तरीन के बावर्ची अकाउंट से अगर अरबों रुपए निकल रहे हैं तो फिर उसको वापस लाएं, उनको क्यों नहीं सजा देते। अच्छा। और वो सुप्रीम कोर्ट की उस पर मोहर लग चुकी है कि वाकई उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अच्छा। अब तक उसके खिलाफ मैं पूछता हूँ कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बात कर रहे थे आप? सॉरी सर, मैंने एक इंपॉर्टेंट डेटा जहांगीर तरीन की बात करूं मैडम, जहांगीर तरीन आप जहांगीर तरीन का क्या करना है? उनको क्या मतलब उनकी जान लेना चाहते हैं आप? वो किसी खाते मैं जवाब देता हूँ। देखिए जहांगीर तरीन साहब इनके असाब पे सवार है और वो कभी भी नहीं उतरेंगे, कभी भी नहीं उतरेंगे। इनका देखिए माजी को जरा देख ले। जब ये मुशर्रफ के साथ इन्होंने एनआरओ किया, ये सऊदी अरब गए, ये बार बार कहते रहे जी हमने कोई मुआहदा नहीं किया, हमने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर बाद में मानने लगी जी हमने 5 साल का किया है और आखिर में फिर 10 साल का कहा। तो ये एनआरओ ये पाकिस्तान में होता रहा। सर एनआरओ तो एक सेकंड अताउल्लाह साहब, जैस्मीन एक बात था ना उस वक्त। जैस्मीन एक बात पूछे हमारे भाई से, ये मानते नहीं है कि एनआरओ नहीं हो जाते हैं, वो अपना माजी ने याद नहीं रहता। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं भाई से कि ये जो 7 लोग हैं इसमें कोई पीपल्स पार्टी वाला भी है या नहीं? अच्छा मैं आप एक सेकंड रुक जाए सर, मैं आपसे एक प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। इस पे बड़ी मैं इंटरेस्टिंग आपसे एक सवाल करने लगी हूँ। तीनों मेरे जो गेस्ट हैं वो सुने। आपने कहा अताउल्लाह साहब के उन्होंने फेडरल मिनिस्टर, वो स्टेट मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन, जबकि अब वो फेडरल मिनिस्टर हो गए ना मुराद। उन्होंने कहा 7 लोगों ने मुझसे एनआरओ मांगने की कोशिश की, तो यकीन आपने कहा वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अपने डिपार्टमेंट की कर रहे होंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक सेकंड, अपने डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अताउल्लाह साहब, अपने डिपार्टमेंट। जी मैं ये अपना जो वो वजीर है, उन्होंने जब से वजारत संभाली है उन्होंने जाहिर है उस पर काम किया है। उसके सामने बहुत सारी चीजें करप्शन यानी करप्शन की गई है। मैं ये कहता हूं कि उस पर करप्शन हुई है। मान लिया वो इदारा ही खाने पीने का है सर, मान लिया कम्युनिकेशन हो गया ना, चले ठीक है। अब वो 7 लोगों में से ये 3 लोग जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या वो इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौजूद हैं? क्या इनमें से ये 3 लोगों में से कोई है इस वक्त, या इनके बिना पे किसी ने मांगा? क्योंकि कम्युनिकेशन के पिछले 3 वजीर ये थे, हाफिज अब्दुल करीम साहब जो कि पीएमएलएन के दौर में थे, खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, अरबाब का क्या पूरा नाम क्या है, अरबाब आलमगीर साहब, आसमा अरबाब के शायद ये शौहर भी हैं, ये आपके दौर में थे पीपल्स पार्टी के। और उसके बाद ये कम्युनिकेशन की वजारत मियां साहब ने खुद रखी हुई थी। तो अब ये बताएं इनमें से कौन कौन इस वक्त मौजूद है असेंबली में? देखिए ये तो मुराद सईद साहब बता सकते हैं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं। ये बताएंगे ना, पीपल्स पार्टी वाले अपना बताइए सर। अरबाब रहीम है इस वक्त मौजूद? नहीं वो मैंने तो इनसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने पीपल्स पार्टी का कोई है बोला नहीं, ये बोले मुझे पता है लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई नहीं है उसमें। जैस्मीन ये बस इल्जाम और बयान लगा देते हैं। तो मियां साहब ने मांगा होगा एनआरओ, कई महीने लग जाते हैं और जब तक ये क्लियर इंसान क्लियर होता है, चाहे ये इल्जाम लगाए या नैब लगाए। मैं अपने भाइयों से मेरा एक सवाल है कि अगर आपके लोग नहीं है मुलविस, आप लोग साफ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो किसने कहा कि डर रहे हैं? तो ये जो असेंबली में रोजाना चीख पुकार होती है कि जी नेब इस्तेमाल और नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल उसकी मैं आपको जवाब देता हूँ। वो देखें, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जनाब एक लीडर ऑफ अपोजिशन को आप जेल में डाल रहे हैं, अभी आपको शोर की, या तो शोर की बात कर लें या तो नेब की बात कर लें। फिर उसके बाद आपके 1.5 दर्जन जो वज़रा है वो सारे के सारे वो करप्शन पे उनके केसेस हैं। उन वज़रा पे केसेस
इनकी हुकूमत में थे, ये गिरफ्तार कर लेते। तो इसका मतलब लॉजिक पे बात करें प्लीज, लॉजिक पे बात करें, उल्टी बातें ना करें। पहले उनकी बात सुने, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उनका मौकिफ ये है, लेकिन सर उनका मौकिफ ये है, मेरा पता है ये कंफ्यूजन इतनी नैब की वजह से मच चुकी है ना कि मेरे ख्याल से नैब के सरबरा ने जो उस दिन इतनी बड़ी तकरीर की है और उन्होंने कहा रोज हमें गालियां पड़ती है वहां से और कोई हुकूमत खाने नहीं है, लोगों के घरों से खाना आ रहा है, लोगों को रोशनी भी मिलाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, आप चेयरमैन की बात क्यों नहीं सुनते? ये इसने पकड़ा मुझे, उसने पकड़ा। आप मुझे बताएं सर, सेनेटर साहब आप मुझे बताएं कि ये क्या नाम है, नैब का इदारा वजीर आजम के अंडर आता है? जो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, वो भाग नहीं रहे थे, अरे भाई उन पे केसेस थे, इन्वेस्टिगेट हुआ, उनको उठा लिया गया। नहीं मैडम, बात यह है कि जो नैब ने जो 4 दिन बात करती है, ये पहले हमें बता देते हैं कि अब ये हो जाएगा। कैसे? अब ये चले आप मुझे बताएं, आप कौन उठने वाला है? जैसे आप शहबाज शरीफ को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि 2-4 बंदे और जाने वाले हैं, तो वो साद रफीक तो उस कोर्ट की यानी कि 1-2 महीने वो कोर्ट की एक हिफाजती उस जमानत में थे, जब भी वो खत्म हुई तो उन्होंने फौरन पकड़ लिया। तो ये इस किस्म की बातें करते हैं। अब और फिर खान साहब ने, अब जैसे मैंने इंटरव्यू का जिक्र किया तो खान साहब ने तस्लीम किया कि जो हुकूमत में होते हैं इदारे उसका असर लेते हैं। नहीं उन्होंने कहा सर, उन्होंने ये कहा, में तस्लीम किया, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा सर, उन्होंने ये सब सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि स्टेट का बहरहाल एक स्टेट का अपना एक पावर तो होती है ना, लेकिन उन्होंने ये कहा यही मतलब है ना कि जो असरअंदाज हो सकता है, हो सकता है। अब आप ये तुक्कों पे चला लें सर, ये क्या बात है? इस तरह तो मेरी बात नवाज शरीफ साहब ने कितना थ्रेट किया था, नैब के चेयरमैन को थ्रेट किया था या नहीं किया था? नहीं, अब अगर फवाद चौधरी बयान देता है कि जी नवाज शरीफ का आना जाना लगा रहेगा, तो ये फवाद चौधरी को कैसे पता चला कि इनका आना जाना लगा रहेगा? ये मुझे वजाहत दे ना इस बात की सर। अच्छा, इन आना जाना लगा रहेगा तो सर ये तो देखो, नहीं यास्मीन, बात यह है कि यास्मीन साहब जी इस इदारे को पोलिटिसाइज हो गया है, हमें वो ज़माना भी याद है, अपोजिशन को अंडर प्रेशर डाला जा रहा है और एक तरह से कोशिश की जा रही है कि हुकूमत चले, हुकूमत को चलानी आती नहीं है, ना समझ है। वो कहते हैं जो पोजीशन है उसको अंडर प्रेशर रखो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हो, के चक्कर में डालो, युद्ध पड़े और ये इमरान खान तब कामयाब हो सकेगा। मुझे ये बताएं, तो इमरान खान की हुकूमत और PTI के हो, उसको सपोर्ट करने के तैयार हूँ। कल शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि अपोजिशन गवर्नमेंट 1 कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम पाकिस्तान की फलाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि 120 दिन असेंबली में हो गए, हमने कौन से इनके रास्ते में रुकावट डाली? एक बिल आया तो हमने उसकी मुखालफत की हो, एक स्मोकिंग बिल था, हालांकि वो स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है। सर वैसे बिल तो एक आया था, मुझे याद आ गया है, लेकिन वो बिल पेश करने वाले इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना मैं अभी वो बात कर लेती और उस बिल के ऊपर तमाम ऑपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह निकल के चली गई, बल्कि उसमें पता नहीं तहरीके इंसाफ के भी लोग निकल के चले गए और उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसमें लाजमी बात की, उसमें लाजमी एक देखें, उसमें लाजमी एक बात करेंगे। वो पता है हुआ क्या है? क्या हुआ? वो मैं आपको हाउस के अंदर की बात बताऊं। रमेश कुमार वाले बिल की बात कर रही हूँ मैं, आप समझ गए? बिल्कुल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखें, उसमें PTI ने उसकी मुखालफत की है। PTI हमने जी जनाब, बिल्कुल हामिद मीर ने प्रोग्राम, एक मिनट, अगर बात नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, अगर आप बात नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा? देखिए पहले एक सेकंड मुझे अदा तो करने दें, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर दें। आगा साहब सारे उठ के बाहर चले गए, तीनों चुप हो जाए। ओपोजिशन तो सारे उठ के बाहर गई थी, आपको क्या पता? हम जिस चीज पे सर मुझे वजाहत तो करने देना, लोगों को पता ही नहीं अब हम किस तरफ चले गए। अच्छा बात खुल गई है, अब वो है नहीं तो मैं बात कर, लेकिन आप देखिए शराब के खिलाफ एक बिल पेश हुआ था। नहीं सर, अब मुझे बात मुकम्मल करने दे, मैं आवाम को बता दूं। देखिए ना, लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें पता तो चले हम किस बिल की बात करें। रमेश कुमार साहब ने एक बिल पेश किया कि जी शराब की जो सेल है पाकिस्तान में वो मिसयूज की जा रही है और उसको दूसरे लोग भी लाइसेंस लेके शराब की फरोख्त हो रही है और घर घर जा रही है, तो ये इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। सारी ऑपोजिशन बाहर चली गई। अब जवाब आप दे दें। नहीं, अब मैं पहले आगा साहब देंगे, पहले आगा साहब देंगे। मैं इस पे मैं वहां पर मौके पे मौजूद, मुझे इसकी एक्सप्लेन करने दें। PTI ने इसकी मुखालफत, मुझे एक्सप्लेन करने दें, थोड़ा सा मैं बताऊं।
हाँ, रमेश कुमार को भी ले लो मौके पर। उस टाइम बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस पे जनाब इनके चीफ व्हिप और फवाद चौधरी साहब दोनों आए। हाँ। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पार्टी के साथ इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं किया है। अच्छा। इन्होंने कोई पार्टी से अप्रूवल नहीं लिया है। अगर कोई बिल ला भी रहे तो पहले पार्टी को एतमाद में लें, नंबर 1। ठीक है। और उसके बावजूद हामिद मीर के ही प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने कहा कि ये सस्ती शोहरत की ये निशानदेही है। ये बंदा सस्ती शोहरत ढूंढ रहा है, नंबर 2। और तीसरी बात ये कि अपोजिशन हम जो उठे थे वो ये था कि रमेश साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है तो मैंने उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया था कि ना अगर ना मगर ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे बना है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी बातें आप आपस में पार्टी में करें। और जिस पे फिर स्पीकर साहब ने पहले मेरी बात सुनी रहे थे, फिर मैं बिल्कुल उनके डाइस पे गया। उन्होंने फिर कहा कि अगर का लफ्ज हज़फ किया जाता है। इशू ये था। और उसके ऊपर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि उस बिल की मुखालफत अपोजिशन क्या करती जो इन्होंने खुद की है। हमारी जो बात हुई है वो उस दिन मसला ये था कि 3-4 बिल पेश हुए थे। एक मुत्तहिदा की एमएनएस उन्होंने कोई एक और बिल पेश किया। इस पे बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आप वसूख से ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने खुद इसकी मुखालफत की क्योंकि उनका उनका मौकिफ ये था कि ये पार्टी की मशावरत के बगैर आया गया। जी सेनेटर साहब, आप कुछ अर्ज करना चाहते हैं? सर आप कुछ अर्ज करना चाहते हैं सेनेटर गौस? जी, ये उनके जो थे ना पार्लियामानी सेक्रेटरी, उसने ये इसकी मुखालफत की थी माशाल्लाह। और इस स्पेस पे कि जी पार्टी में भी कोई कंसेशन नहीं हुआ। और जो स्टैंडिंग कमेटी इसीलिए होती है कि कोई बिल हो, कोई प्राइवेट मेंबर पेश करे तो फिर जाता है कमेटी में, वहां तमाम सियासी पार्टी की नुमाइंदगी होती है, उसको डिस्कस किया जाता है, फिर उसमें एक नौक पर सवार के फिर सेशन कौमी असेंबली पेश करके उसको पास किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे जब ये तो बात तो वही है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने एक चीज पेश की और उसका पूरी पार्लियामेंट को सुबकी का सामना करना पड़ा। मैं तो ये कहूंगा। अच्छा ठीक है, तहरीक इंसाफ। जी अब अताउल्लाह खान साहब आप बताइए, अब आपका क्या मौक़िफ़ है? तहरीक इंसाफ ने क्यों मुखालफत की? जी मुखालफत कोई नहीं की। देखिए अगर कोई बिल लाता है, गवर्नमेंट पार्टी का कोई रुकन बिल लाता है तो जाहिर है पार्टी उस पर अनबोर्ड होती है, कंसेंसस के साथ बिल लाए जाते हैं। उनको यही कहा गया कि अगर कोई बिल लाना है तो आप पार्टी के साथ मुशावरत करें, पार्टी को इस बारे में बताएं तो उसके बाद ले आए। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि पीटीआई की किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की, सिर्फ उसको ये कहा गया चीफ व्हिप की तरफ से। अपोजिशन तो ये मेरे भाई कहते हैं ठीक है इन्होंने ये किया था, लेकिन अपोजिशन तोड़ के बाहर गई थी। उन्होंने कहा ये तो बैठी नहीं थी, तो इन्होंने क्या, इनको पता कि पीटीआई ने मुखालफत की या नहीं की। अब मैं कहता हूं पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसमें कोई गैर इस्लामी कानून नहीं बन सकता। सबसे पहले अगर लोग कहते हैं हमें हमेशा ये सुनना पड़ता है कि जी खुदा न खास्ता खत्म नबूवत के खिलाफ तो वो कानून लाया जाएगा, तरमीम की जाएगी। मैं कहता हूं कि ऐसी खुदा न खास्ता अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून आता है तो हम फिर इस दुनिया में नहीं होंगे, हमारे लाशों के ऊपर से बनेगा। कोई कानून नहीं बन सकता, न कोई इस बारे में सोच सकता है। इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब ये जो शराब के बारे में कहा गया इस पर भी हम क्लियर है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाबंदी इस पे लगनी चाहिए। मैं दावत देता हूं मेरे भाई को कि इस पे मिलकर बैठ के अपने पार्टियों को कहते हैं और इस पे पाबंदी लगाते हैं। शराब पे तो पाबंदी है यार, नहीं पाबंदी के मुसलमानों को कोई लाइसेंस ना मिले, इसमें पाबंदी होगी। मुसलमानों को लाइसेंस ना मिले और वो खरीदो फरोख्त ना करें। सर वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। मेरे तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी।